नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और यूं कहिए ऐतिहासिक क्षेत्र पर गहरी नजर डाल रहे हैं, मराठवाड़ा। जी। हमारे पास जो जानकारी है, मराठवाड़ा इतिहास, संस्कृति और चुनौतियां, उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र की पहचान क्या है, इसकी सांस्कृतिक धरोहर कैसी है और आज ये किन चुनौतियों से जूझ रहा है। बिल्कुल, मराठवाड़ा का इतिहास देखिए काफी परतदार है। ये वो इलाका है जो कभी निजाम के हैदराबाद रियासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा हुआ करता था। अच्छा। फिर आया 1948 में ऑपरेशन पोलो। हाँ, वो सैन्य कार्रवाई जिसे हैदराबाद भारत में शामिल हुआ। सही। और उसके बाद 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो इसे महाराष्ट्र में शामिल किया गया। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें बदलना नहीं था, इसने मतलब पूरे क्षेत्र की पहचान पर गहरा असर डाला। तो ये जो बदलाव हुए, इसके बाद भौगोलिक रूप से ये महाराष्ट्र के किस हिस्से में आ गया? सोर्स में औरंगाबाद का जिक्र है, एक बड़े केंद्र के तौर पर। हाँ हाँ, ये महाराष्ट्र के दक्षिण मध्य मतलब साउथ सेंट्रल हिस्से में है। आज इसमें 8 जिले हैं: औरंगाबाद, जालना, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, बीड और उस्मानाबाद। 8 जिले। जी। और औरंगाबाद तो खैर सबसे बड़ा शहर है ही, औद्योगिक और प्रशासनिक दोनों तरह से। और ये जो इतना इतिहास बदला, जगह बदली, इसका वहाँ की संस्कृति पे क्या असर दिखता है? जैसे भाषा, धर्म, त्योहार, सोर्स क्या खास बताता है? देखिए, मुख्य भाषा तो मराठी ही है, पर उसमें भी जैसे हदगांवची और लातूरी जैसी क्षेत्रीय बोलियां हैं जो इस इलाके की अपनी एक अलग पहचान दिखाती हैं। अच्छा, यानी मराठी के अंदर भी विविधता है। हाँ बिल्कुल। और धर्मों की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध समुदाय मुख्य रूप से हैं। और एक चीज जो बहुत खास है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का प्रभाव। हाँ, खासकर बौद्ध समुदाय पर है ना? जी जी। बौद्ध समुदाय पर उनका बहुत गहरा और स्थायी असर है। ये सिर्फ एक धार्मिक जुड़ाव नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतना का भी प्रतीक है वहाँ। शायद इसीलिए वहाँ गणेशोत्सव, दिवाली, ईद और उर्स के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर जयंती भी इतने बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हुई संस्कृति की बात। सोर्स हमें अर्थव्यवस्था की तरफ भी ले जाता है और बताता है कि ये काफी हद तक कृषि पर निर्भर है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास, सोयाबीन, ये सब फसलें यहाँ की अर्थव्यवस्था की मतलब रीढ़ हैं। हम्म। लेकिन इसी के साथ सोर्स एक बहुत बड़ी कमजोरी की तरफ भी इशारा करता है। और वो क्या है? ये पूरा का पूरा क्षेत्र सूखे की चपेट में बहुत आसानी से आ जाता है। पानी की कमी यहाँ कोई एक आध साल की बात नहीं, ये एक तरह का स्थायी संकट बन गया है और इसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। और ये संकट कितना गहरा है? सोर्स में लातूर और बीड़ जिलों का खास जिक्र है। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि ये जिले अक्सर सूखे की सबसे बुरी मार झेलते हैं और दुर्भाग्य से यहीं से किसानों की आत्महत्या की जो दुखद खबरें हैं वो भी सबसे ज्यादा आती हैं। और ये तो बहुत गंभीर बात है। जी। ये दिखाता है कि कृषि संकट कितना विकराल हो चुका है। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं, ये एक मानवीय त्रासदी है। वाकई, ये बहुत चिंताजनक तस्वीर है। अच्छा, इस कृषि संकट के बीच क्या उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उम्मीद दिखती है? सोर्स में औरंगाबाद के औद्योगिक विकास का जिक्र था। हाँ, कुछ उम्मीद जरूर है। औरंगाबाद में MIDC है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वहाँ काफी औद्योगिक गतिविधियां हैं, जैसे बजाज ऑटो है, सीमेंस है, कई फार्मा कंपनियां भी हैं। अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र में भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी यानी BAMU जैसे बड़े संस्थान हैं। और पर्यटन भी वो धीरे धीरे एक उभरता हुआ क्षेत्र है। हाँ, और ऐतिहासिक धरोहर तो वहाँ कमाल की है। एलोरा की गुफाएं तो मतलब विश्व धरोहर है। जी हाँ। सोर्स और किन जगहों के बारे में बताता है? एलोरा के अलावा देखिए, औरंगाबाद में ही बीवी का मकबरा है जिसे लोग दक्कन का ताज भी कहते हैं। औरंगजेब का मकबरा भी वहीं है और वो मशहूर दौलताबाद किला भी। फिर नांदेड़ चलिए तो वहाँ हुजूर साहिब गुरुद्वारा है जो सिखों के लिए बहुत पवित्र स्थल है। और उस्मानाबाद में तुलजा भवानी मंदिर है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब एक तरफ इतनी शानदार विरासत और दूसरी तरफ पानी की कमी, बेरोजगारी, लोगों का पलायन, किसानों की आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याएं, एक अजीब सा विरोधाभास है। बिल्कुल। सोर्स में कुछ हालिया प्रगति का भी जिक्र है, जैसे औरंगाबाद स्मार्ट सिटी योजना या जल युक्त शिवार जैसी स्कीमें। क्या इनसे जमीन पर कुछ फर्क पड़ रहा है? देखिए, प्रगति तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे औरंगाबाद स्मार्ट सिटी योजना पर काम चल रहा है, सड़क और रेल कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हुई है। और जलयुक्त शिवार जैसी जो पानी बचाने की योजनाएं थी, उनसे कुछ मदद तो मिली छोटे स्तर पर पानी सहेजने में।
लेकिन सोर्स ये भी कहता है कि पानी का जो बड़ा संकट है उसके सामने ये कोशिशें नाकाफी साबित हुई हैं। अच्छा, यानी सफलता सीमित रही है। हाँ, कह सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार है, पर वो धीरे धीरे हो रहा है। चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। तो अगर हम सार देखें, मराठवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहां इतिहास और संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन जो पानी और कृषि संकट जैसी बहुत ही बुनियादी और गंभीर चुनौतियों से आज भी जूझ रहा है। सही कहा। एक तरफ विकास की आकांक्षाएं हैं और दूसरी तरफ जीवन की मूलभूत जरूरतें। इनके बीच संतुलन बनाना ही यहाँ की सबसे बड़ी कसौटी है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि इस क्षेत्र का जो ऐतिहासिक सफर रहा है निजाम के वक्त से लेकर आज तक, वो आज की चुनौतियों और विकास की दिशा को कैसे प्रभावित कर रहा है। हाँ, क्या पुरानी व्यवस्थाओं का असर आज भी है? सोच हमें इन मुद्दों पर सोचने को उकसाता है। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्मार्ट सिटी और औद्योगिक विकास जैसी पहलें जरूरी हैं, पर क्या ये मराठवाड़ा के पानी और कृषि संकट जैसे गहरे प्रणालीगत मुद्दों का स्थायी समाधान दे पाएंगी? इस ऐतिहासिक क्षेत्र के सतत विकास के लिए और किन बुनियादी बदलावों की जरूरत हो सकती है?